नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम रोजाना बात करते हैं जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में जो हमारे रीट एसएसटी के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। दोस्तों, हमारा सिलेबस तो पूरा हो ही चुका है। अब हम जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो रीट एसएसटी के कंप्लीट सिलेबस से ही हैं। और आज जिन प्रश्नों के विषय में हम बात करने वाले हैं वो क्लास 12th की बुक से है। और 12th क्लास की कौन सी बुक? हिस्ट्री की। और कौन से बोर्ड की? आरबीएससी बोर्ड की ओल्ड जो बुक हुआ करती थी उस बुक के यानी पाठ के पीछे के जो प्रश्न होते हैं उनके विषय में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के हमारे होने वाले हैं। कुछ आसान होंगे, कुछ टिपिकल भी होंगे। दोस्तों, सारे प्रश्नों के विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो आपके कमेंट आते हैं उनको मैं देखता हूं सभी को, और संभवतः सभी कमेंट्स का रिप्लाई भी आपको मिलता है। तो यहाँ जो दो प्रकार के कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं उनके विषय में मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। एक तो जो आता है कि कमेंट सबसे ज़्यादा कि आप टॉपिक वाइज सर टेस्ट लीजिएगा, और दूसरा जो आता है वो आता है क्वेश्चंस की संख्या को थोड़ा बढ़ाया जाए। तो दोनों ही जो बातें हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो टॉपिक वाइज टेस्ट के विषय में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद वे स्टूडेंट हैं जो शुरू से जुड़े हुए नहीं हैं, अन्यथा आपको ध्यान होगा कि हमने टॉपिक वाइज सारे टेस्ट लिए हैं। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको एक प्लेलिस्ट उन टॉपिक वाइज टेस्ट के मिल जाएगी जिसमें एसएसटी के हर टॉपिक के 50 से ज़्यादा प्रश्नों के जो टेस्ट हैं वो हमने ले रखे हैं। यानी एक टॉपिक्स में से जितने भी संभावित प्रश्न बनते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, परीक्षा में आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों के विषय में हमने बात की है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो आपको वो टॉपिक वाइज टेस्ट के प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां जाकर के आप टेस्ट भी दे सकते हैं। वो टेस्ट की सीरीज आप पूरी कर सकते हैं। ये रीट एसएसटी की दूसरी टेस्ट सीरीज है। दोस्तों, यहाँ हम जो बात करते हैं वो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनसे होती हैं। रोजाना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर के आते हैं। दूसरी बात दोस्तों, ये जो आपका प्रश्न होता है, जो आपका कमेंट होता है कि क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाई जाए। दोस्तों यहाँ मैं बात करना चाहूँगा कि क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी ज़्यादा देखिए मैटर करती है। अगर हमें ऐसे ही क्वेश्चन उठा करके देने होते तो मैं आपको 50 क्वेश्चन भी डेली करवा सकता हूं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि आप जो 15 मिनट में जो भी प्रश्न देखते हैं वो आपका समय है वो उपयोगी रहे और आप उन प्रश्नों को देखें जो संभावित हैं या जो आपसे छूट गए हैं या हम जिन प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मेरे जो पढ़ाने का 2007 से पढ़ाने का जो अनुभव है उस दौरान मैंने जिन चीज़ों को सीखा है वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूं। तो क्वेश्चंस की संख्या 20 भी कोई बहुत कम नहीं होती, और इस तरह से रोजाना हम 20 क्वेश्चन देखें तो लगभग 2-3 दिनों में हमारे 50 पेपर हो जाएंगे। दोस्तों, 50 टेस्ट के अंदर लगभग देख लीजिएगा हम 1000 क्वेश्चंस के आसपास कर चुके होंगे, और जब तक आपकी परीक्षा होगी तब तक उससे कहीं ज़्यादा यानी लगभग 100 दिनों का समय आपको मिल जाएगा आगे। तो लगभग आप देखिएगा 1500-2000 के आसपास क्वेश्चन अपने और कर लेंगे, और पीछे भी हमने टॉपिक वाइज किए। इसके अलावा आपको ऐप के ऊपर भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं दोस्तों, तो आप चिंता न करें। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं दोस्तों। तो 20 क्वेश्चन मेरे हिसाब से पर्याप्त हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और उनको छांटने में भी काफ़ी समय लग जाता है। लगभग आपकी ये जो एक क्लास होती है उसमें लगभग 2.5 से 3 घंटे का, कम से कम 2.5 घंटे का समय आपका लग जाता है दोस्तों, क्वेश्चन बनाने में, ढूंढने में, टाइपिंग में, प्रेजेंटेशन में, और जब मैं आपको देखता भी हूँ उस समय आपको कमेंट भी देने होते हैं। तो समय अनुकूल अगर आप देखें, समय अनुसार देखें तो इतने ही अपने कर पाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन की संख्या जो है वो पर्याप्त है, इतने समय में आपका सदुपयोग भी होता है। तो ये क्वेश्चन की संख्या अभी तो अपने 20 ही रखेंगे, जैसे ही एग्जाम की डेट आ जाती है तो हम इसमें कोई परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितना मुझे समय मिलता है मैं उतना आपको देने की कोशिश रहती है, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो कोर्स है वो आपको अच्छा लग रहा होगा और ये प्रयास भी आपको पसंद आ रहा होगा, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अगर सच में उपयोगी होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ और लगभग आपको रिप्लाई देने का प्रयास भी रहता है। तो चलिएगा
दोस्तों बातें काफ़ी हो चुकी हैं, शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखें आज का हमारा पहला प्रश्न। और दोस्तों फिर से दोहरा दूं, ये जो आज का प्रश्न पत्र है वो आपका 12th की बुक RBSC की जो हिस्ट्री की बुक है उस पर आधारित है दोस्तों। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेनापति कौन था, इनमें से बताना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन आता है परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर इसकी बात करना चाहूँगा। तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेनापति कौन था दोस्तों? भगवान दास था, राय सिंह था, मान सिंह था, जलाल खान था दोस्तों, कौन था इनमें से? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेनापति कौन था? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, फिर हम आंसर को चेक करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3। कौन हुआ करता था दोस्तों? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेनापति जो था वो था मान सिंह। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के विषय में। तो अगला हमारा प्रश्न है महाराणा प्रताप की राजधानी थी। यहाँ जो ऑप्शन है इसी के आधार पर आपको आंसर करना है। RBSC का क्वेश्चन है, एज इट इज मैंने आपको यहाँ पर दिया है दोस्तों। महाराणा प्रताप की राजधानी थी उदयपुर, कुंभलगढ़, चामुंड या फिर चित्तौड़गढ़, कौन सी थी दोस्तों? फटाफट से आप कमेंट करके बताइएगा क्या है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3। कौन सी थी दोस्तों? चावंड थी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के विषय में। तीसरा हमारा प्रश्न है मुगल मेवाड़ संधि जो 1615 में हुई उस समय मेवाड़ का शासक कौन था दोस्तों? मुगल मेवाड़ संधि जो हुई उस समय उसका शासक कौन था? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? इसमें से आपको बताना है करण सिंह है, अमर सिंह है, राज सिंह है या फिर जय सिंह है दोस्तों। मुगल मेवाड़ संधि जो हुई थी उसके समय मेवाड़ का शासक कौन था? करण सिंह था, अमर सिंह था, राज सिंह था या फिर जय सिंह था दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2। इस समय कौन था शासक? इस समय शासक हुआ करता था अमर सिंह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला हमारा प्रश्न है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? नामदेव थे, रामदास थे, एकनाथ थे या फिर चैतन्य महाप्रभु थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? इनमें से आपको बताना है। नामदेव है, इसको नामदेव कर लीजिएगा दोस्तों, रामदास है, एकनाथ है या फिर चैतन्य महाप्रभु है। क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर इसमें से है नंबर 2। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन हुआ करते थे? आध्यात्मिक गुरु थे इनके रामदास। आगे बढ़ें 5वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों 5वां हमारा प्रश्न है गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने है, अमृतसर है, आनंदपुर है, तलवंडी है, डेरा बाबा है दोस्तों। गुरु नानक का जन्म स्थान इनमें से कौन सा था दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट कमेंट करें दोस्तों। अगर नहीं भी आता है तो कमेंट किया कीजिएगा दोस्तों। आज गलत करेंगे फिर कभी गलत नहीं करेंगे दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर? चेक करिएगा, वो है तलवंडी। कौन सा है दोस्तों? गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तलवंडी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? गुरु अंगद ने रखी थी, गुरु रामदास ने रखी थी, गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी या गुरु हरि राय ने रखी थी? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की जो नींव है वो किसके द्वारा रखी गई थी? कमेंट करके आपको बताना है दोस्तों। फटाफट से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर चेक करिएगा। सही आंसर है हमारा नंबर 2 गुरु रामदास। तो स्वर्ण मंदिर की जो नींव है वो भी किसके द्वारा रखी गई थी? रामदास के द्वारा ही रखी गई थी। अगला हमारा प्रश्न है समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय नाविक कौन था? दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय नाविक जो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा था, कोलंबस है, वास्को डी गामा है, हॉकिंस है या फिर अमेरिगो है? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2। कौन था दोस्तों? वास्को डी गामा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, तारीख यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। बक्सर का युद्ध काफी एक निर्णायक युद्ध रखता है भारतीय इतिहास के अंदर, आधुनिक भारत के अंदर। आपको बताना है कब लड़ा गया था दोस्तों। 23 जून 1757, 14 जनवरी 1761, 22 अक्टूबर 1764 या फिर अगस्त 1765। दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन फिर से बता दूं कहाँ से हैं? RBSC की बुक से है, क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक से हैं दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही आंसर है वो होगा नंबर
22 अक्टूबर 1764। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दिया करो ना, अभी कर दो, है ना, फिर भूल जाओगे आप। तो इतने सारे लाइव बच्चे होते हैं तो कम से कम इतने लाइक तो वीडियो पे आने चाहिए। और सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहीं और इसी चैनल पर मिलते हैं। तो दोस्तों नवा हमारा प्रश्न है जहां तक हम पहुंच चुके हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से पूर्व अंग्रेजों से सूरत की संधि 1775 के अंदर की थी, किसके साथ में की गई थी दोस्तों? रघुनाथ राव के साथ, नारायण राव के साथ, नाना फडणवीस के साथ, या फिर महादजी सिंधिया के साथ। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? सूरत की संधि के विषय में आपको बताना है दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1 किसके साथ की गई थी? रघुनाथ राव के साथ। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, मुगल बादशाह से ब्रिटिश राजदूत, इसको राजदूत कर लीजिएगा दोस्तों, राजदूत सर टॉमस रो ने भेंट की थी दोस्तों, किससे की थी? फर्रुखशाह से, बहादुर शाह से, जहांगीर से, या फिर औरंगजेब से? कौन सा मुगल शासक था जिसे टॉमस रो ने भेंट की थी दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, किससे की थी दोस्तों? जहांगीर से। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों व सिखों के बीच में कौन सी संधि की गई थी दोस्तों? भैरोवाल की संधि, अमृतसर की संधि, रोपड़ की संधि, या फिर लाहौर की संधि? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों व सिखों के मध्य संधि हुई, वो कौन सी संधि थी दोस्तों? क्या है उस संधि का नाम? तो दोस्तों उस संधि का नाम है नंबर 4 यानी कि लाहौर की संधि। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां हमारा प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली जो अंग्रेजों का एक मुख्य हथियार माना जाता है, जिसके द्वारा उन्होंने कब्जा कर लिया हमारे पूरे भारत के ऊपर, उसका व्यापक प्रयोग किसके द्वारा शुरू किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा, वेलेजली के द्वारा, डलहौजी के द्वारा, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2 वेलेजली। सहायक संधि प्रथा का जो व्यापक प्रयोग किया गया था वो वेलेजली के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के प्रशासन हेतु बनाई गई भारत परिषद के सदस्यों की संख्या थी, कितनी थी दोस्तों? 5, 15, 10 या फिर 8? काफी अच्छा प्रश्न है, फैक्चुअल है, बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों सही आंसर इसका है नंबर 2 यानी कि कितनी थी? 15 थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, गोद निषेध नीति लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? गोद निषेध नीति जो थी इसको किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने, वेलेजली ने, हेस्टिंग्स ने, या लॉर्ड डलहौजी ने? दोस्तों किसने जो है गोद निषेध नीति को लागू किया और बहुत से हमारे भारतीय राज्यों को हड़प लिया था? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 4, उस व्यक्ति का नाम था डलहौजी। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला हमारा प्रश्न है, दक्षिण भारत में 1857 के संग्राम को गति देने वाले नायक का नाम क्या था? कुंवर सिंह, तांत्या टोपे, रंगा बाबूजी गुप्ते, या फिर बहादुर शाह जफर? दक्षिण भारत में 1857 के संग्राम को गति देने वाले नायक का नाम क्या था दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है इनमें से नंबर 3 रंगा बापूजी गुप्ते। हो सकता है क्वेश्चन कुछ बच्चों के लिए ये नया हो, लेकिन आरबीएससी की बुक का इसीलिए कहता हूँ ना, हमें थोड़ा सा उन किताबों पर भी ध्यान देना होता है और वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, या फिर कुछ अलग प्रश्न है जो टॉपिक से रिलेटेड है लेकिन इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ें 16वें प्रश्न की तरफ। तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले समाज सुधारक कौन थे दोस्तों? बड़ा आसान सा प्रश्न है वैसे तो, उम्मीद करता हूँ आप सभी का सही होगा, फिर भी कमेंट तो कर ही दीजिएगा ताकि चेक कर सकें। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1 राजा राम मोहन राय। आगे बढ़े 17वें प्रश्न की तरफ। आर्य समाज की स्थापना की गई थी दोस्तों, कब की गई थी? 1828, 67, 75 या फिर 1893? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा प्रश्न भी है दोस्तों।
तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, 1875। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। सती प्रथा निवारण कानून जिस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया वह था लॉर्ड डलहौजी, हेस्टिंग्स, वेलेस्ली या फिर बेंटिंग। देखिएगा दोस्तों, कौन सा कानून है सती प्रथा निवारण कानून के कौन से गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया था? सही आंसर कमेंट किया होगा आपने तो चेक कर लेना, विलियम बेंटिंग है। अगला हमारा प्रश्न है कूका आंदोलन किस समाज से संबंधित था? बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम समाज से, सिख समाज से, पारसी समाज से या फिर हिंदू समाज से? कूका आंदोलन का संबंध किस समाज से है दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यह हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, सिख समाज से। अगला हमारा प्रश्न है 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहां पर किया गया था दोस्तों? न्यूयॉर्क, लंदन, शिकागो या फिर ब्रिस्टल? क्या है सही आंसर? यहाँ 2-3 क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं। तो विश्व धर्म सम्मेलन कब आयोजित किया गया था 1893 में, कहाँ आयोजित किया गया था वो आप बता दोगे, कौन गया था इसमें वो भी आप बताओगे ना कमेंट करके। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3, शिकागो। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। सच में सीखा है तो वीडियो को अभी अभी लाइक कर देना, जितने लाइव हो कम से कम उतने तो कर ही दिया करो दोस्तों। और दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। रीट के लिए रोजाना वहां पर फ्री टेस्ट डाले जा रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।